जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। साथियों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि जुलाई 2025 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के आंकड़े जारी हो चुके हैं और इस बार आंकड़े पिछले आंकड़ों से अलग हैं। वो कैसे, आगे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर एनसीजेसीएम ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि 8वें वेतन आयोग में देरी चलेगी, लेकिन हमें फ़ायदा जनवरी 2026 से ही मिलना चाहिए। और साथ ही साथ जो जुलाई 2025 और जनवरी 2026 से जो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, उससे जो फिटमेंट फैक्टर है वो लगातार गिरता नज़र आ रहा है। अब फिटमेंट फैक्टर 1.8 तक पहुंच चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेबर ब्यूरो की ओर से 29 अगस्त 2025 को एक प्रेस रिलीज जारी करके जुलाई 2025 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के बारे में जो बताया गया उसके बारे में देखिए। पिछले महीने के आंकड़े अगले महीने की लास्ट तारीख को जारी होते हैं, यानी अगस्त आज 29 तारीख और जुलाई 2025 के आंकड़े आज 29 अगस्त 2025 को जारी हुए, क्योंकि 30 और 31 को छुट्टी है। इसलिए जिस प्रकार स्पर्श पेंशनर्स की जो पेंशन है वो 29 अगस्त को क्रेडिट हुई, उसी प्रकार जो लेबर ब्यूरो है उसने भी अपना काम कर दिया कि छुट्टी के दिन जाके काम क्यों करना, हम 29 अगस्त 25 को ही आंकड़े जारी कर देते हैं। और इन आंकड़ों को देखकर आपको पहली बार थोड़ा सा एहसास होगा कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से इस बार आंकड़े देखने को मिले। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू फॉर जुलाई 2025 इंक्रीज बाय 1.5 पॉइंट एंड स्टूड एट 146.5, यानी 146.5। इससे पहले आपने आंकड़े देखें तो कभी आपको आंकड़े घटते हुए नजर आते थे, कभी आंकड़े 0.2, कभी 0.5, कभी 0.7, इतने ही बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जून की बजाय जुलाई 2025 में जो एआईसीपीएन के आंकड़े हैं वो 1.5 अंकों की बढ़ोतरी के साथ बंद हुए हैं। और आप पिछले जुलाई 2024 और जुलाई 2025 के जो YOY यानी ईयर ऑन ईयर एक साल के यहाँ पे कंपैरिजन देखेंगे तो 2.15% जो इन्फ्लेशन था वो जुलाई 2024 में था और जुलाई 2025 में 2.66% हुआ है, यानी महंगाई भी यहाँ पे बढ़ी है। YOY इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन CPI IW आप देख सकते हैं यहाँ पे आंकड़े। अब हम बात करेंगे कि जुलाई 2025 और जून 2025 के जो CPI IW है उनमें आप देखें कितना अंतर आया है। जून 25 में जहाँ पे फूड एंड बेवरेजेज के 148.6 थे, तो यहाँ जुलाई 25 में 150.7 हो चुके हैं। इसी प्रकार पान सुपारी तंबाकू इंटॉक्सिकेंट्स के 167.4 थे, तो यहाँ 167.9, यानी हर आंकड़े यहाँ पे बढ़े हैं। और इन्हीं की वजह से जो 1.5 अंकों की बढ़ोतरी जून से जुलाई 2025 में हुई है, जिसके कारण जनवरी 2026 से जारी होने वाले DADR के जो आंकड़े हैं वो फिक्स होंगे। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे देख लिया। अब हम DADR कैलकुलेटर के जरिए समझते हैं कि किस प्रकार जुलाई 2025 के जो आंकड़े हैं वो हमारे 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को भी प्रभावित करेंगे और साथ ही साथ जनवरी 2026 से मिलने वाले DADR का भी फिक्सेशन करेंगे। तो एक बार हम जो पुराने आंकड़े हैं उन पे नज़र डाल लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे दिसंबर 24 में 143.7, तो जनवरी 25 में यह आंकड़े कम हो गए थे, 143.2 हो गए थे। फिर फरवरी में फिर घट गए थे, 142.8 हो गए थे। मार्च में फिर 143 हुए और अप्रैल में केवल 0.5 की बढ़ोतरी हुई और मई में भी 0.5 की बढ़ोतरी हुई और जून में केवल 1 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। लेकिन जुलाई 2025 के आंकड़ों में जून की बजाय 1.5 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, जिससे जुलाई 2025 के आंकड़ों के अनुसार जो DADR है वो 58.52 पे पहुंच चुका है। जून 2025 के आंकड़े फाइनल होने जा रहे हैं, दीपावली से पहले इसके ऊपर घोषणा हो जाएगी और हो सकता है कि दीपावली से पहले ही जो बढ़ा हुआ DADR है वो मिल जाए।
तो जून 2025 के AICPN के आंकड़ों के अनुसार जो DADR 58.18 पहुंचा था, और इसमें जो पॉइंट के बाद में जो अंक है उनको बुला दिया जाता है और पहले वाले अंकों के आधार पर ही DADR का फिक्सेशन होता है। तो 55 टू 58 यानी 3% की बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से जल्द ही होने जा रही है। अब आगे जो आंकड़े आएंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, एक एक महीने बाद में आएंगे। सितंबर के आंकड़े अक्टूबर में आएंगे, अक्टूबर के नवंबर में आएंगे, नवंबर के दिसंबर में आएंगे और दिसंबर 25 के आंकड़े जनवरी 2026 में आएंगे। जब दिसंबर 2025 के आंकड़े आ जाएंगे तो ये फाइनल हो जाएगा कि जनवरी 2026 से DADR कितना बढ़ेगा। जो संभावित बढ़ोतरी है वो 2 to 3% है, यानी 2 से 3%। यदि 3% होता है तो ये आंकड़े 61% पहुँच जाएंगे, नहीं तो 60% पे पहुँचेंगे और इनका सीधा असर होगा फिटमेंट फैक्टर पर। जितनी महंगाई दर यानी महंगाई DADR, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के आंकड़े कम होंगे, उतना ही फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में कम मिलेगा। तो जैसे ही जुलाई 2025 के जो आंकड़े जारी हुए हैं, हालांकि जून से जुलाई में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पहले जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में ये आंकड़े लगातार गिरे थे। यदि उस समय ये आंकड़े बढ़ रहे होते तो आज आंकड़े कुछ और ही कहते, लेकिन 3 महीने लगातार आंकड़ों के गिरने के बाद जो जुलाई 2025 में 1.5% की बढ़ोतरी हुई है, 1.5 अंकों की, वो काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है। और इसी प्रकार 1.5 या 2.0 की बढ़ोतरी होती गई तो 3% DADR बढ़ोतरी जनवरी 26 से मिलेगी, नहीं तो 2%। अब ये जो आंकड़े आए हैं इसके बाद NCJCM के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक बड़ी बात कही है। देखिए, 8वां वेतन आयोग के बारे में NCJCM के नेता का कहना है कि देरी के बावजूद जो वेतन बढ़ोतरी है वो जनवरी 2026 से मिलनी चाहिए। देखिए, जैसे जैसे सरकार देरी कर रही है वैसे कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों को लग रहा है और कर्मचारी और पेंशनर्स को भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार जितना देरी करे और जिस दिन 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को मंजूर करें, कहीं उस दिन से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी जारी करने के आदेश ना जारी कर दें। हमेशा ऐसा होता आया है कि जितनी देरी होती है उतना नुकसान कर्मचारियों और पेंशनर्स को होता है। अलाउंसेस का तो होता ही होता है और इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं जो सैलरी और पेंशन है उसमें भी कहीं नुकसान ना हो जाए। राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए, भले ही इसके लागू होने में देरी हो रही हो। सरकार जो देरी कर रही है उसको यहाँ पे मंजूर किया है कि देरी हो रही है, लेकिन इसका लाभ है, जो हक है कर्मचारियों और पेंशनर्स को, जनवरी 26 से ही मिलना चाहिए। NCJCM विशेष रूप से एक आधिकारिक निकाय है जिसमें वरिष्ठ नौकरशाह और मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के नेता शामिल हैं। औपचारिक रूप से गठित होने के बाद ये 8वें वेतन आयोग के साथ विचार विमर्श में सबसे आगे रहेगा। और जो शिव गोपाल मिश्रा जी है उन्होंने 7वें वेतन आयोग के साथ वार्ता का नेतृत्व भी किया था। देखिए, ये ऐसा संगठन है जो सीधे सरकार से मिल सकता है, सरकार को कर्मचारियों और पेंशनर्स की बातें बता सकते हैं, उनके आगे रख सकते हैं और सरकार को कई इनकी बातों को मानना भी पड़ता है, क्योंकि ये कलेक्टिवली कर्मचारियों और पेंशनर्स की एक आवाज़ है जो कि सरकार से जुड़ती है। अपने अनुभव को याद करते हुए उनका मानना है कि वेतन वृद्धि की प्रभावी तारीख को 10 वर्षों से अधिक विलंबित नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी जितने वेतन आयोग आए हैं उन्होंने हर 10 साल के बाद में सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की है, हालांकि अलाउंसेज में देरी से एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा है कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को प्रभावी रूप से लागू हुआ था, इसलिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से लागू होगा। तो क्या संशोधित वेतन और पेंशन जनवरी 2026 में जमा किए जाएंगे, यानी मिलेंगे? नहीं, ऐसा होना मुश्किल लगता है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन अभी भी बाकी है। हालांकि मिश्रा ने कहा है कि ये बढ़ोतरी पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। मिश्रा जी, जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव भी हैं, उन्होंने कहा है कि इस प्रक्रिया में समय लगने की संभावना है। आयोग का गठन किया जाएगा
और वह हितधारकों के साथ में विचार विमर्श करेगा और फिर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। फिर इसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि देरी के बावजूद हमें वेतन बढ़ोतरी और पेंशन बढ़ोतरी का जो लाभ है वो 1 जनवरी 2026 से मिलना चाहिए। इससे पहले देखें तो वेतन आयोग वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए दशक में एक बार वेतन आयोग गठित किए जाते हैं। परंपरा के अनुसार वेतन आयोगों को अपनी सिफारिशें देने में लगभग 18 महीने लगते हैं। यानी ये ऑन एवरेज पिछले जितने भी वेतन आयोग आए हैं, 7 वेतन आयोग आए हैं, उन वेतन आयोग के घोषणा के बाद, गठन के बाद एवरेज 18 महीने लगे हैं। तो इस बार सरकार जो देरी कर रही है, इसके बावजूद जिस दिन सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस सौंप देगी, उसके बाद भी 18 महीने तक समय लगेगा। इसका मतलब साफ साफ है कि ये 2027 एंड या 2028 के फर्स्ट में वेतन आयोग की रिपोर्ट सरकार को पेश होगी। इसके बाद सरकार द्वारा अंतिम मंजूरी दी जाएगी, जो 3 से 9 महीने तक उनकी जांच के बाद दी जाती है। यानी लगभग 2 से 2.5 साल लग जाते हैं। सरकार के पास जाने के बाद में भी वित्त मंत्रालय में बड़े बड़े अधिकारी 8वें वेतन आयोग की जो रिपोर्ट है, सिफारिशें हैं, उनको पढ़ती है, समझती है और उसके बाद जो लागू करनी है उनको सम्मिल रखती है। बाकी जिनको हटाना है उनको वहाँ से प्रपोजल से हटा देती है। साथ ही साथ मिश्रा जी ने कहा है कि सरकार को टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जल्द से जल्द मंजूरी दे देनी चाहिए। एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने जनवरी में ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी थी। यानी जैसे ही सरकार ने 16 जनवरी 25 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, तो एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपनी सारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस सरकार को तुरंत भेज दी। जबकि इसके अलावा कई ऐसे विभाग हैं जिनसे वित्त मंत्रालय द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस मांगने के बावजूद भी अभी तक सरकार को ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस विभागों द्वारा प्रोवाइड नहीं की गई है। तो एक बार जब 8वें वेतन आयोग का औपचारिक रूप से गठन हो जाएगा, वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर और अन्य तौर तरीकों का प्रस्ताव करने से पहले एनसीजेसीएम एवं अन्य हितधारकों के साथ विचार विमर्श करेगा। यानी ये वेतन आयोग एनसीजेसीएम और बाकी जितने भी जो रजिस्टर्ड कर्मचारी और पेंशनर्स के संगठन हैं उनके साथ में विचार विमर्श करेगा। हाल ही के दिनों में ब्रोकरेज फर्मों ने संकेत दिया है कि अनुशंसित फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 के बीच हो सकता है। देखिए, पहले यहाँ पे कहा जा रहा था 1.92, अब 1.92 के आंकड़े बुला दिए गए हैं। उससे भी नीचे से शुरुआत की जा रही है 1.8 से। हालांकि फिटमेंट फैक्टर वेतन संशोधन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गुणन इकाई है, इसे सीधे मूल वेतन से गुणा किया जाता है, लेकिन प्रभावी वेतन वृद्धि कम होती है क्योंकि नए वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई भत्ता शून्य हो जाता है। ये बात सबको समझनी चाहिए। जो भी अभी 58% या 61% या 60% DADR मिल रहा है, जैसे ही वेतन आयोग आएगा ये DADR बेसिक में मर्ज हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर 0 से DADR शुरू होगा। तो शुरुआती दिनों में, शुरुआती महीनों में और शुरुआती 1-2 साल में ये बढ़ोतरी बहुत ही कम लगेगी, क्योंकि यदि 61% DADR जनवरी 26 से मिलता है, अप्रूव होता है, तो 1.61 फिटमेंट फैक्टर वैसे ही तय हो जाता है। इसके बाद फैमिली यूनिट के आधार पर और साथ ही साथ सरकार अपनी ओर से उसमें एलिमेंट मिलाती है। वो कितना होगा, पिछले बार का हम देखें आंकड़े, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स ने ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, 3.68 की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 2.57 ही दिया और अधिकारियों को 2.57 से ज़्यादा 2.85 तक दिया। तो उस समय 125% DADR था। यानी छठे वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में जब आ रहे थे तो 125% DADR था। तो 125% DADR के बावजूद भी सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर ही दिया। तो अब तो केवल 61% यानी पिछले से आधा ही है। तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है। तो दोस्तों, ये थी 2 बड़ी अपडेट। पहली तो ये कि जुलाई 25 के AICPN के आंकड़े जारी हो चुके हैं, 1.5 अंकों की बढ़ोतरी हुई है और जो DADR है वो अभी भी
जुलाई 25 के आंकड़े आने के बाद 58% पर ठहरा हुआ है। अब आगे अगस्त से लेकर दिसंबर 25 के जो आंकड़े आएंगे वो ये निर्धारित करेंगे कि जनवरी 26 से DADR कितना होगा। और दूसरा, NCJCM ने इस बात को माना है कि वेतन आयोग के गठन के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी करने और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद भी लगभग 2 से 2.5 साल लगेगा वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने में, और उसके बाद सरकार इसके ऊपर फाइनल अपनी मंजूरी जारी करेगी। और फिटमेंट फैक्टर 1.8 तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों, इन दोनों खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कि जनवरी 26 से DADR कितना पहुंच सकता है, और साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है? अपनी राय कमेंट करें, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।